लीजिए सुनिए विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में वाचन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। शाइलॉक एक यहूदी था जो वेनिस में रहता था। उसका धंधा सूदखोरी का था और उसने ईसाई व्यापारियों को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देकर बहुत दौलत कमाई थी। वह ज़रूरतमंद लोगों से मनमाना ब्याज वसूल करता था। वह बहुत ही सख्त दिल का व्यक्ति था और क्रूरता से अपने पैसे वसूल करता। इससे हर सज्जन व्यक्ति उससे घृणा करता था, विशेष रूप से एंटोनियो, जो स्वयं दुखी और ज़रूरतमंद लोगों को पैसा उधार देता था। इसलिए लालची यहूदी शाइलॉक और उदार व्यापारी एंटोनियो में बड़ी शत्रुता थी। एंटोनियो अपनी उदारता, सज्जनता और परोपकारिता के लिए पूरे इटली में प्रसिद्ध था। लोग तो कहते थे कि उसके जैसा उदार व्यक्ति इटली में कोई है ही नहीं। वह सभी लोगों का चहेता था, किंतु एक व्यक्ति उससे सबसे अधिक प्रेम करता था। वह था उसका मित्र बसेनियो। बसेनियो भी वेनिस का एक कुलीन व्यक्ति था और उसके पास पैतृक संपत्ति भी थी, किंतु उसकी पैतृक संपत्ति उसके ऊंचे रहन सहन के खर्च के कारण अब समाप्त हो चली थी। जब भी बसेनियो को पैसे की आवश्यकता होती, एंटोनियो उसकी सहायता किया करता। ऐसा लगता कि उन दोनों का एक ही दिल और एक ही बटुआ है। एक दिन बसेनियो एंटोनियो के पास आया और उससे बोला, मित्र, मैं अपने भाग्य को कोई ऐसी स्त्री से विवाह करके संवारना चाहता हूँ जिससे मुझे अत्यधिक प्रेम है। वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं उससे करता हूँ। अभी हाल में ही उसके पिता की मृत्यु हुई है। वह उसके लिए अपार धन और जायदाद छोड़ गए हैं। उसके पिता की जीवित रहते मैं उसके घर आया जाया करता था और हमारा काफ़ी मिलना जुलना होता था। यदि मैं अपने व्यक्तित्व और रहन सहन उसके बराबर नहीं कर पाया तो लोगों को हमारा ये मेल बड़ा अटपटा सा लगेगा। तुमने हमेशा ही मेरी सहायता की है और मित्र, यदि इस बार तुम मुझे 3,000 अशर्फियाँ उधार दे दो तो मैं इस परेशानी से बच सकता हूँ। उस समय एंटोनियो के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, किंतु शीघ्र ही उसके जहाज माल लेकर आने वाले थे। अतः उसने सोचा कि वह उन जहाज़ों को शाइलॉक के पास गिरवी रखकर पैसा उधार ले सकता है। एंटोनियो और बसेनियो दोनों एक साथ शाइलॉक के पास गए और उससे कहा कि वह उसे 3,000 अशर्फियाँ उधार दे दे और जितना भी ब्याज वह चाहेगा उसे असल के साथ जहाज़ों पर लदे माल को बेचकर चुका दिया जाएगा। इस पर शाइलॉक मन ही मन सोचने लगा, एक बार या मेरे चंगुल में फंस जाए फिर मैं उससे अगले पिछले सारे बदले निकाल लूँगा। उसे विचारों में खोया देख के एंटोनियो समझ गया कि उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना जन्म ले रही है, किंतु उसे तो अपने मित्र के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए उसने फिर कहा, शाइलॉक, तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे कर्ज दोगे? हाँ, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। मैं अपने प्रति तुम्हारे बुरे व्यवहार को भूलकर तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमसे कोई ब्याज भी नहीं लूँगा। एंटोनियो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक शाइलॉक इतना उदार कैसे हो गया। तब शाइलॉक ने, जो अब भी उदारता का नाटक कर रहा था और यह जता रहा था कि एंटोनियो से मित्रता करना चाहता है, कहा, मैं तुम्हें बिना किसी ब्याज के 3,000 अशर्फियों का कर्ज दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वकील के पास चलना होगा और एक अनुबंध करना होगा। यदि तुमने मेरा कर्ज एक निश्चित समय पर ना लौटाया तो मुझे यह अधिकार होगा कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से, जिससे मेरी इच्छा हो, 1 पाउंड वजन के बराबर मांस काट के ले सकता हूँ। निश्चिंत रहो, एंटोनियो ने कहा, मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। बसेनियो ने कहा, नहीं मित्र, तुम ऐसा कोई अनुबंध नहीं करोगे। या तुम्हें जान से मारने की सोची समझी योजना है? किंतु फिर भी एंटोनियो ने कहा कि वह इस अनुबंध के लिए तैयार है। उसके जहाज आने ही वाले हैं। वह निश्चित समय पर उसका कर्ज उतार देगा और इसकी नौबत नहीं आएगी कि उसे अनुबंध के अनुसार जुर्माने के रूप में अपने शरीर का मांस देना पड़े। बसेनियो शाइलॉक के बुरे इरादों को भली भांति जानता था कि समय पे कर्ज न लौटाने की स्थिति में वह एंटोनियो का क्या हश्र करेगा। परंतु बसेनियो के मना करने के बावजूद एंटोनियो ने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए।
उधर पोर्शिया, जिन्हें बसोनियो अपनी पत्नी के रूप में चाहता था, अपनी शान और शौकत की जिंदगी से तंग थी। उसे धन दौलत ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पोर्शिया का मानना था कि बहुत अमीर व्यक्ति के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और वह पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति की अपेक्षा अधिक जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए अमीरी तथा गरीबी के बीच की स्थिति में होना निश्चय ही बहुत बड़ी खुशी है। पोर्शिया की सेविका नेरिसा ने कहा, आपके पिता पवित्र हृदय के व्यक्ति थे और पवित्र मन वाले व्यक्ति अपने मृत्युशैया पर ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अतः उनकी ये सारी संपत्ति जो आपके पिता ने आपके लिए छोड़ी है, केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो वास्तव में आपसे प्यार करेगा। इसके लिए आपके पिता ने लॉटरी के रूप में स्वयंवर का आयोजन का प्रस्ताव रखा है। इस लॉटरी में 3 डिब्बे होंगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का। इन तीनों में से सिर्फ एक में ही आपकी सुंदर तस्वीर होगी। जो कोई युवक पहली बार में सही टोकरी का चयन करेगा, उसी से आपका विवाह होगा। उसकी बातें सुनकर पोर्शिया ने कहा, अच्छा, तो तुम उन सब युवकों का नाम एक एक करके लो और मैं उनका वर्णन करूंगी कि मेरे हृदय में उनके लिए क्या भावना है। नरेसा उन राजकुमारों के नाम बता रही थी और पोर्शिया बराबर उनमें कमी निकाल रही थी। फिर नरेसा ने कहा, अच्छा, एक बात बताइए, आपको वेनिस के उस विद्वान और योद्धा का ध्यान है जो आपके पिता के ज़माने में यहाँ आया करता था? हाँ हाँ, मुझे ध्यान है, उसका नाम बसेनियो था, पोर्शिया ने कहा। बिल्कुल ठीक, उसका नाम बसेनियो ही था। मेरे विचार से उन सभी पुरुषों में से वही आपके लिए सुंदर वर होगा। हाँ, मैं भी उसे प्रशंसा के योग्य समझती हूँ। उसी समय पोर्शिया के एक नौकर ने आके सूचना दी, मालकिन, द्वार पर एक युवक आया है जो वेनिस का निवासी है। वह एक दूत है और अपने मालिक की खबर लेकर आया है। वह काफ़ी बहुमूल्य उपहार लेकर भी आया है। मैंने आज तक ऐसा मनोहर प्रेम दूत नहीं देखा। अगले दिन बसेनियो भी वहाँ पहुँच गया। उसका भी लॉटरी में हिस्सा लेने का इरादा था, किंतु पोर्शिया ने उससे कहा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि अभी टोकरी का चुनाव मत करो। तो बसेनियो ने कहा, कृपया मुझे टोकरी चुनने दो, क्योंकि इस अवस्था में मैं स्वयं को यातनादायक चौखट पर खड़ा महसूस कर रहा हूँ। पोर्शिया ने टोकरी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फौरन जाओ, मेरा दिल इन टोकरियों में से किसी एक के अंदर है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम सही टोकरी का अवश्य चुनाव करोगे। जब बसेनियो टोकरी का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ा तो पोर्शिया सोचने लगी, ए मेरे हरक्यूलिस बसेनियो, आगे बढ़ो। यदि तुमने सही टोकरी का चुनाव कर लिया तो मैं जीवित रहूंगी, वरना यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। बसेनियो टोकरी के पास जाकर मन ही मन फुसफुसाने लगा, सोने की टोकरी जिसकी धातु राजा मिडास का कठोर भोजन बनी, मैं तुझे बिल्कुल नहीं चुनूंगा। सोने की तुलना में वह आभाहीन चांदी की टोकरी रखी थी, जिसकी धातु के सिक्के जन सामान के बीच क्रय विक्रय का माध्यम है। मैं तुझे भी नहीं चुनूंगा। किंतु ये तुच्छ शीशे की टोकरी, जो कुछ देने का वायदा करने के बदले लेने की धमकी देती है, मैं तो इस शीशे की टोकरी को ही चुनूंगा। ईश्वर करे मेरी इस टोकरी का चुनाव का परिणाम सुखी हो। और जिस टोकरी को उसने चुना वह सही टोकरी थी। यह देख के पोर्शिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टोकरी खोलते ही बसेनियो आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह तो पोर्शिया का चित्र है। ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है? इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये तस्वीर अभी बोलने लगेगी। पोर्शिया ने स्वयं को बसेनियो की बाहों में समर्पित कर दिया और कहने लगी, अब मैं स्वयं को और अपने सर्वस्व को तुम्हें अर्पित करती हूँ। कुछ क्षण पहले मैं भव्य भवन के नौकर चाकरों की मालकिन थी और स्वयं पर रानी के समान शासन करती थी, किंतु इस क्षण, इस समय, यह भवन, ये नौकर चाकर और मेरा यह शरीर सब तुम्हारे हैं। मेरे स्वामी, मैं इन सबको इस अंगूठी के साथ तुम्हें अर्पित करती हूँ। इतना कहकर उसने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। इस तरह से वे हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे।
एक दिन वह इसी तरह अपने कमरे में बैठे प्रेम की बातें कर रहे थे कि तभी पोर्शिया का एक सेवक ने सूचना दी, वेनिस नगरी से कुछ लोग आए हैं, वे मालिक से मिलना चाहते हैं। बसेनियो और पोर्शिया ने बाहर आकर देखा कि लॉरेंजो और सेलेरियो आए हैं, जो अंटोनियो की खबर लेकर उनके पास आए थे। लॉरेंजो ने कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, किंतु मेरे पास इसकी एक वजह है, अंटोनियो का यह पत्र। इतना कहते हुए उसने वह पत्र बसेनियो के हाथ में थमा दिया। पहले मुझे यह बताओ कि मेरा दोस्त ठीक है कि नहीं। श्रीमान, यह सब आपको पत्र पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा। कृपा करके आप यह पत्र पढ़ लें। बसेनियो तुरंत पत्र पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र बसेनियो, क्षमा करना, मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ, तुम्हारे आराम में खलल डाल रहा हूँ, और पोर्शिया से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। पत्र भेजने की असली वजह यह है कि विदेशों से आने वाले मेरे जहाज, जो माल से लदे हुए थे, जिनके बूते पर मैंने कर्ज लिया था, वह जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं। अब उनके लौट के आने की या मिलने की कोई आशा नहीं है। अनुबंध के अनुसार यदि मैंने 3 महीने की अवधि में शाइलॉक का कर्जा नहीं लौटाया तो तुम इसका परिणाम जानते हो। मेरे दोस्त, इस संसार से विदा लेते समय मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक बार तुम्हारे दर्शन कर सकूं। मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तुम्हें किसी बात की परेशानी ना हो तो एक बार अवश्य आ जाओ। तुम्हारा मित्र अंटोनियो। पत्र पढ़ते ही बसेनियो की सारी प्रसन्नता गायब हो गई। वह गहन शोक में डूब गया। उसके हाथ से पत्र छूटकर जमीन पर गिर गया। पोर्शिया सोचने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने बसेनियो को इतना परेशान कर दिया। इस पत्र में अवश्य कोई बहुत बुरी खबर लिखी मालूम होती है, जिसने बसेनियो के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसका हमेशा लाल रहने वाला चेहरा पीला पड़ गया। पोर्शिया ने पूछा कि एंटोनियो कौन है। अंटोनियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। मेरी ही कारण आज उसकी जान मुसीबत में फंस गई है। मुझे एंटोनियो की हिफाजत के लिए इसी समय वेनिस जाना होगा। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक गए। आखिर बात क्या है, मुझे खुल कर बताओ, पोर्शिया ने उत्सुकतावश उससे पूछा। पोर्शिया, जिस समय मैंने सर्वप्रथम तुमसे प्रेम का प्रस्ताव रखा था तो मैंने साफ साफ बताया था कि मैंने अपनी तमाम धन दौलत ऐशो आराम पर खर्च करके सब कुछ समाप्त कर दिया है। जब मेरी स्थिति बहुत बुरी हो गई तो मैंने स्वयं को एक प्रिय मित्र से कर्जा लेकर कृतज्ञता की डोर में बांध दिया और उस प्यारे दोस्त को उसके जानी दुश्मन के फंदे में बंधवा दिया था, वह भी तुमसे शादी करने के लिए। वह पत्र उसी मित्र का है। यह पत्र क्या है, मानो उसी मित्र का घायल शरीर है, जिसके प्रत्येक शब्द का एक फटा हुआ घाव है, जिसमें से मेरे मित्र का रक्त बह बह कर निकल रहा है। फिर सेलेरियो ने बताया, अनुबंध की अवधि पूरी हो चुकी है। शाइलॉक को हमने कहते सुना है कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि जितना धन उसने एंटोनियो को उधार दिया है, उस धन का 20 गुना भी अगर उसे वापस दे दिया जाए तो भी उस धन को नहीं लेगा। उसके बदले वह एंटोनियो का मांस लेना ही पसंद करेगा। यदि उसे किसी तरह रोका गया तो एंटोनियो को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। पोर्शिया कुछ सोचते हुए बोली, वह व्यक्ति जो इस प्रकार के संकट में है, कोई व्यापारी है या फिर आपका मित्र ही है? बसेनियो ने कहा, वह मेरा बहुत प्यारा मित्र है। वह इस दुनिया का सबसे दयावान, मधुर स्वभाव वाला और दयापूर्ण कार्य में लगा हुआ उदार व्यक्ति है। वह एक ऐसा आदमी है जिसने अपना वादा निभाने की प्राचीन रोमन भावना उतनी अधिक मात्रा में विद्यमान है जितना इटली के दूसरे किसी जीवित व्यक्ति में नहीं। उसने कितना कर्ज लिया है? पोर्शिया ने पूछा। उसने मेरे लिए 3000 अशर्फियाँ ली थीं, बसेनियो ने बताया। बस इतना सा? मैं तो अधिक समझ रही थी। उसे दुगनी रकम दे दें, वह बोली। वह नहीं मानेगा, पोर्शिया ने कहा। तो हम 6000 दे देंगे। यदि इस पर भी ना माने तो इसके 3 गुना और बढ़ा दो।
इससे पहले कि तुम्हारे दोस्त का बाल भी बाका हो, तुम फौरन वेनिस पहुंच जाओ, क्योंकि इस अशांत स्थिति में तुम यहाँ चैन से नहीं रह सकोगे। तुम यहाँ से इस कर्जे का 20 गुना ज़्यादा लेकर जाओ, और जब यह कर्ज अदा हो जाए तो अपने साथ एंटोनियो को भी यहीं लेते आना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, तब तक मैं और मेरी सेविका नेरिसा बड़ी बेचैनी से तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। फिर पोर्शिया भर्राए हुए स्वर में बोली, विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में भी ऐसे सच्चे दोस्त भी हैं। तुम्हारा दोस्त इंसान नहीं, देवता है। ऐसे सच्चे मित्र के प्राण अवश्य ही बचाने चाहिए। तुम यहाँ रहकर एक पल भी ना गवाओ और फौरन वेनिस के लिए रवाना हो जाओ। मैं यहाँ रहकर ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वह एंटोनियो की रक्षा करे। ठीक है पोर्शिया, मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं फ़ौरन लौट आऊँगा। और बसेनियो वेनिस के लिए रवाना हो गया। पोर्शिया बड़ी ही सूझबूझ वाली लड़की थी। उसने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। बसेनियो के रवाना होते ही उसने तुरंत मर्दाना वेश धारण किया और अपनी सेविका नेरिसा को भी पुरुष नौकर का वेश धारण कराया। फिर वे दोनों तेजी से घोड़े पर सवार होकर चल दी। पोर्शिया का लक्ष्य तुरंत वेनिस पहुंचने का था। वेनिस के न्यायालय में एंटोनियो और शाइलॉक दोनों मौजूद थे। इस अजीबोगरीब मुकदमे की कार्रवाई देखने के लिए वहाँ हजारों लोग मौजूद थे। शाइलॉक के पास एंटोनियो का हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध था। वह बार बार भूखे भेड़िए की तरह उसे घूर रहा था। शाइलॉक एक जेलर से बोला, जेलर, तुम इस एंटोनियो का ध्यान रखना, कहीं यह भाग ना जाए। यह पागल है जो मुझे नीचा दिखाए बिना ब्याज के पैसे उधार दिया करता था। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो शाइलॉक, एंटोनियो ने जाते हुए शाइलॉक को पुकारा। दया की बात मत करो, शाइलॉक चिल्लाया। अब तो मैं अपना अधिकार ही लूँगा। मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं तेरा 1 पाउंड मांस ना ले लूँ, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम मुझे कुत्ता कहा करते थे ना, तो अब मैं तुम्हें कुत्ता बन कर दिखाऊंगा। अब तुम मेरे दांतों से सावधान हो जाओ। न्यायाधीश को मेरे पक्ष में ही न्याय करना होगा। मेरी बात तो सुनो शाइलॉक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एंटोनियो ने उससे प्रार्थना की। मैं अपना अधिकार लेके रहूँगा। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। न्याय का दिन आ गया। न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। मात्र न्यायाधीश के आने की देर थी। न्यायालय में बहुत शोर हो रहा था। लोग एक दूसरे से क्या कह रहे थे, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इतने में न्यायाधीश वहाँ उपस्थित होते हैं और पूछते हैं, क्या एंटोनियो इस न्यायालय में मौजूद है? एंटोनियो कहता है, हाँ न्यायाधीश, मैं मौजूद हूँ। इस पर न्यायाधीश कहते हैं, हमें तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। तुम यहाँ एक ऐसे प्रतिद्वंदी के दावे का उत्तर देने के लिए आए हो जो एक कठोर दिल मनुष्य है। वह एक दुष्ट व्यक्ति है जिसकी दया की इच्छा नहीं की जा सकती। उसके शब्दकोश में क्षमा नाम का शब्द नहीं है। तभी शाइलॉक को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए न्यायाधीश उसे बुलवाते हैं और कहते हैं कि शाइलॉक, लोगों का और मेरा यही विचार है कि तुम शत्रुता का दिखावा उसी पल तक करोगे जब तक तुमको गोश्त काटने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसा सोचकर भी बड़े से बड़े कठोर हृदय वाले व्यक्ति का दिल दया से भर उठता है। हम तुमसे भी ऐसे ही जवाब की आशा रखते हैं। बोलो, तुम क्या कहते हो? शाइलॉक कहता है कि मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, और आपको फिर से बता दूँ कि मैंने शपथ ली है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार ही प्राप्त करूँगा। इस पर बसेनियो कहता है कि मैं तुम्हें 3000 के स्थान पर 6000 अशर्फी देने की बात कहता हूँ। पर शाइलॉक इससे भी इनकार कर देता है और कहता है कि 6000 की जगह 36,000 अशर्फियाँ भी दोगे, तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार ही लूँगा। न्यायाधीश कुछ सोचते हुए कहते हैं कि जब तक डॉक्टर बेलेरियो, जो कि कानून के विद्वान हैं, यहाँ आ नहीं जाते, तब तक कोई फैसला नहीं होगा। तभी सिलेरियो बताता है कि डॉक्टर बेलेरियो का दूत बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। दूत के रूप में पुरुष वेश धारण किए नेरिसा आती है और बताती है कि डॉक्टर बेलेरियो तो नहीं आ पाए, पर उन्होंने एक नवयुवक को भेजा है जो कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं। न्यायाधीश उस नवयुवक को आदर पूर्वक अंदर बुलवाते हैं तो पुरुष वेश धारण किए पोर्शिया आती है।
और शाइलॉक से कहती है कि वह एंटोनियो को क्षमा कर दे। पर शाइलॉक नहीं मानता, तो पोर्शिया कहती है कि इस अनुबंध की अवधि तो पूरी हो गई है और शाइलॉक 3 गुना अशर्फी लेने से भी इनकार कर रहा है। इसलिए एंटोनियो को अपने वस्त्र उतार देने चाहिए, जिससे शाइलॉक अपना अधिकार के रूप में उसका गोश्त ले सके। शाइलॉक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वह खुशी से उछल पड़ता है कि तभी पोर्शिया कहती है, तुम गोश्त तो ले सकते हो, पर खून का एक कतरा भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यह निर्णय सुनते ही शाइलॉक हक्का बक्का रह जाता है और लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। पोर्शिया उसे बताती है कि अगर खून का एक कतरा भी निकला तो उसकी चल अचल सब संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो शाइलॉक कहता है, फिर ठीक है, मुझे 3 गुना धन स्वीकार है। इस पर पोर्शिया कहती कि नहीं, तुमने धन लेने का अधिकार खो दिया है, अब तो तुम्हें सिर्फ गोश्त का वह टुकड़ा ही मिलेगा। लेकिन ऐसी बात करके तुमने वेनिस शहर का कानून तोड़ दिया है, जिसे किसी नागरिक की जान लेने के प्रयास में तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और तुम्हारे प्राण अब एंटोनियो के हाथ में हैं। यदि वो तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें प्राणदान मिल सकता है। शाइलॉक का बुरी तरह फंस गया था। वह एंटोनियो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वह उसके प्राण बख्श दे। एंटोनियो उसे माफ कर देता है और शाइलॉक अपना सब कुछ खोकर वापस चला जाता है। एंटोनियो अब बसेनियो पोर्शिया का धन्यवाद देते हैं। पोर्शिया ने दिल लगी करने के लिए बसेनियो से वह अंगूठी भेंट स्वरूप मांग ली जो उसने उसे दी थी। बसेनियो वह अंगूठी देना नहीं चाहता था, पर बड़े मन से उसने वह अंगूठी दे दी। एंटोनियो और बसेनियो जब तक घर वापस आते हैं, तब तक पोर्शिया और नेरिसा पुरुष भेष बदल चुकी थीं। वे दोनों एंटोनियो और बसेनियो का खूब आदर सत्कार करती हैं और उसे वह अंगूठी भी वापस कर देती हैं, जिससे बसेनियो के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तब जाकर उसे मालूम होता है कि वह पोर्शिया ही थी जिसने अपनी सूझबूझ से एंटोनियो की जान बचाई थी। तभी एक पत्र आता है जिससे यह मालूम पड़ता है कि एंटोनियो के जहाज माल सहित वापस आ गए हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस तरह अनेकों समाचारों से वातावरण आनंदमय बन जाता है। सभी प्रसन्न और संतुष्ट थे। ये थी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।